हेलो, डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथे द्वारा। हम पढ़ रहे थे एम फाइनल का सौंदर्य शास्त्र का पेपर, जिसमें हमने प्लेटो, एरिस्टोटल, कांट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बेर्नार्ड क्रोचे, जिनका समय 1866 से 1952 ईस्वी है। इनका जन्म नेपल्स में हुआ। ये इटालियन फिलोसोफर हैं और इन्होंने अभिव्यंजनावाद सिद्धांत की व्याख्या की, जिसमें इन्होंने सौंदर्य को समझाने का प्रयास किया। अभिव्यंजना का इन्होंने बताया कि अभिव्यंजना जो है, अभिव्यंजनावाद जो है, वो कोई शाब्दिक अभिव्यंजन तक सीमित नहीं है, वरन उसमें रंग व शब्द की मूक अभिव्यंजना भी है। और इसके साथ ही इन्होंने अपने जो सौंदर्य संबंधी विचार रखे वो अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट में रखा। इस पुस्तक के 4 भाग हैं, जिसके प्रथम खंड में इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का विवेचन किया है। इसके साथ ही इन्होंने कला क्या है इसके बारे में बताया। कला क्या है के बारे में क्रोचे कहते हैं कि कला सहज ज्ञान या अंतर ज्ञान है। इसके साथ साथ ही इन्होंने कला की जो व्याख्या की वो मानस व्यापार के आधार पर की। मानस व्यापार के आधार पर क्रोचे ने इसको 2 भागों में विभाजित किया, सैद्धांतिक या ज्ञानात्मक, दूसरा व्यवहारिक या क्रिया। तो क्रोचे जो कहते हैं वो कहते हैं कि ज्ञान इस प्रकार 2 प्रकार का है, प्रातिभ ज्ञान और प्रज्ञात्मक। और इसी प्रकार व्यवहारिक क्रिया के भी 2 भेद हैं, आर्थिक और नैतिक। क्रोचे का कहना है कि दर्शन मूर्त का अध्ययन करता है और मन जो है वो वास्तविक है, इसके अतिरिक्त कोई वास्तविक नहीं है। क्रोचे के सिद्धांत को मानस दर्शन कहा जाता है। उन्होंने बताया मन ही सुंदर, सत्य, प्रेम और श्रेय का आधार है और वही कला सृष्टि का आधार है। मन ही सत्य है और सत्य ही मन है। इस अंतर की वीक्षावृत्ति के अंतर्गत आने वाले व्यापार को ही उन्होंने सुंदर कहा है। उन्होंने बताया कि आंतरिक होने के कारण सौंदर्य बोध हेतु कोई निश्चित नियम संभव नहीं है। इसलिए जो वस्तु एक व्यक्ति को सुंदर लगती है, कभी कभी वह दूसरे को कुरूप भी लग सकती है। मानस व्यापार के इन 2 वर्गों में व्यवहारिक और सैद्धांतिक क्रियाओं पर ये आधारित है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि एक चीज और है, वो है सहजानुभूति, जिसे इंट्यूशन कहते हैं, जिसे सहज ज्ञान कहते हैं। इसका अर्थ होता है स्वयं प्रकाश्य ज्ञान। क्रोचे ने कहा ज्ञान 2 प्रकार का होता है, प्रातिभ ज्ञान और प्रज्ञात्मक ज्ञान। प्रथम प्रकार का ज्ञान कल्पना प्रसूत है और दूसरे प्रकार का ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है। हम साधारण जीवन में निरंतर प्रातिभ ज्ञान का आलंबन करते हैं और कुछ सत्यों को हम हृदयगम कर लेते हैं। इन्हें सहज ज्ञान या आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति द्वारा ही जाना जाता है। क्रोचे कहते हैं सहजानुभूति ज्ञान धारणाओं से मुक्त है और यथार्थ के प्रत्यक्षीकरण से ये अधिक सरल है। बिना प्रातिभ ज्ञान के प्रज्ञात्मक ज्ञान असंभव है। प्रातिभ ज्ञान अंधा होता है और बुद्धि उसे दृष्टि प्रदान करती है। इस प्रकार क्रोचे कहते हैं प्रतिभा और प्रज्ञा अंतर्मन की 2 आंखें हैं। प्रतिभ प्रज्ञा अपने अंदर समाविष्ट वस्तु का विचार को निरपेक्ष ज्ञान प्रदान करती है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रातिभ ज्ञान प्रज्ञात्मक ज्ञान से स्वतंत्र है। विचारों का समावेश उसमें हो सकता है, किंतु वैसी स्थिति में विचार स्वतंत्र न होकर प्रातिभ बन जाते हैं, अर्थात वे चिंतन का विषय न रहकर कल्पना की अनुभूति बन जाते हैं। क्रोचे कहते हैं
वस्तु को हमारे अंतर्मन की क्रिया से यहाँ मतलब है हमारी कल्पना, अपने में लीन के साथ एकाकार होने में प्रवृत्त होती है। इस अंतर्मन की क्रिया को ही क्रॉचे ने अभिव्यंजना कहा है। क्रॉचे संवेदन या प्रतीति को ही वस्तु कहते हैं, अंतर्मन की क्रिया को वो अभिव्यंजना कहते हैं। इसके वे दो प्रकार बताते हैं, प्रत्यक्षानुभूति और संवेदनानुभूति। पहला जो है वो संवेदन से रिलेटेड है और दूसरी जो है वो कल्पना से। अर्थात वो कहते हैं कि दूसरी स्थिति जो है वो हो गया उसका निर्माण, यानी कि पहला तो हो गया भोग और दूसरा हो गया निर्माण। एक प्राकृतिक क्रिया है और दूसरी मानवीय क्रिया है। इस प्रकार वो कहते हैं कि सहजानुभूति की क्रिया में उस अंश तक सहजानुभूति होती है जिस अंश तक वह अभिव्यक्ति पाती है। अभिव्यंजना केवल शाब्दिक ही नहीं, मूक भी होती है। अभिव्यंजना में केवल शब्द ही नहीं, रेखा, रंग, ध्वनि भी होते हैं, इसलिए यह सहजानुभूति का एक अंग है। इस प्रकार सहजानुभूति और अभिव्यंजना का एकात्मक संबंध है। कलाकार व साधारण मानव में यही अंतर है कि कलाकार अपने मन के बिंबों को स्थायी करने हेतु अभिव्यक्ति दे सकता है, जबकि साधारण व्यक्ति नहीं। क्रॉचे ने अभिव्यंजना को मानसी व्यापार माना है। वो कहते हैं कि वास्तविक कला तो उसी समय पूर्ण होती है जब कलाकार के मन में पूर्ण बिंब स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। हमारे बिंब जितने स्पष्ट होंगे हमारी कला में उतनी ही पूर्णता आएगी। कला तो कलाकार के मन की अभिव्यक्ति है। क्रॉचे प्रतिभा ज्ञान को कल्पनात्मक ज्ञान मानते हैं और कल्पना को अंतःमन की चेतन क्रिया मानते हैं। उनके अनुसार यही कला है। इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत में वैसी देखी। अर्थात हमारे मानस पटल पर जो विचार बनते हैं हम उन्हीं को कला के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। जिस भावना से हमने जिस चीज को देखा है वो ही विचार हमारे मानस पटल पर अंकित होते हैं। क्रॉचे ने प्रातिभ को अभिव्यंजना माना है। प्रातिभ ज्ञान और अभिव्यंजना दोनों एक ही क्षण उत्पन्न होते हैं, दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। उनके अनुसार प्रत्येक प्रकार की अभिव्यंजना कला है। एक सरल शब्द की कला, एक कहानी की कला है, तो पत्रकार के समाचार नोट भी कला हो सकते हैं। कल्पना के दो अर्थ हैं, एक अर्थ में वह अंतर्मन का भावन व्यापार है तो दूसरे अर्थ में वह विभावन कला। और इसी प्रकार माइकल एंजेलो भी कहते हैं कि चित्रकार हाथ से नहीं मानस से चित्र बनाता है। अर्थात हमारे मन में जो विचार होते हैं, हमारे मानस पटल पर जो चित्र उभरते हैं, कलाकार उन्हीं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इसलिए क्रॉचे भी कहते हैं कि कलाकार हाथ से नहीं मानस से चित्र बनाता है और वो ही कला है और वो ही आंतरिक अभिव्यंजना है। इस प्रकार उन्होंने कला और दर्शन के संबंधों की भी विवेचना की है। उन्होंने कहा है, वाणी अर्थात बाह्य अभिव्यंजना के बिना विचारों का कोई अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार क्रॉचे स्वभाव, दृष्टिकोण और भावना को कल्पनात्मक अभिव्यंजना, रूप या काव्य कहते हैं। क्रॉचे ने प्रत्येक अभिव्यंजना को कला या काव्य के रूप में स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु या काव्य कला का विषय बन सकती है और प्रत्येक वस्तु की अभिव्यंजना काव्य है। क्रॉचे ने यह भी कहा कि वस्तु को ठीक से ग्रहण किया जा सके और उसे पूर्ण रूप से अभिव्यंजना के स्तर पर उठाया जा सके तो वह शूद्र ही क्यों नहीं हो, उसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार अभिव्यंजना जो है वो प्राप्त संवेदनाओं से संबंधित है। वो कहते हैं कि कला शब्द का अर्थ बाह्य अभिव्यंजना है तो उपयोगिता एवं नैतिकता को उसमें प्रवेश करने का पूर्ण अधिकार है। कला वस्तुतः नैतिकता व दार्शनिकता की दासी या कठपुतली नहीं है, फिर भी इन दोनों में संबंध रहता है।
कला स्वस्थ है ना कि रोग, क्योंकि यह जीवन और महानतर मानवता की जननी है। क्रोचे ने कला की क्रिया को शुद्धिकरण की क्रिया माना है। जीवन के विचारों, कार्यों व भावों को कला की विषय वस्तु के स्तर पर उदार बनकर वास्तविक जीवन के विचारों, कार्यों व भावों से भिन्न कर दिया जाता है। वे सभी साधारण भाव अनुभूतियां बन जाते हैं। उन्हें कोमल व शांत बनाकर भावना में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि क्रोचे जो है उन्होंने सहज ज्ञान के आधार पर, प्रातिभ ज्ञान के आधार पर, कल्पना के आधार पर इसे समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि प्रतिभा ज्ञान जो है वो कल्पनात्मक है और यह अंतर्मन की चेतना की क्रिया है। यह क्रिया कल्पना रूप या अभिव्यंजना ही है। वस्तु इसी क्रिया के द्वारा एकीकृत होने पर मूर्त रूप प्राप्त करती है। क्रोचे के अनुसार यही कला है, यानी कि हमारे अंतर्मन पर, हमारे मस्तिष्क पर जो भी मानस पटल पर विचार आते हैं, कलाकार उनको अभिव्यक्त करता है। तो क्रोचे ने इसे ही अभिव्यंजना माना है। वो कहते हैं कि कलाकार बाह्य अभिव्यक्ति करता है तो अपनी अभिव्यक्ति को स्थायी करने की इच्छा से ही करता है, किंतु वास्तविक कला तो उसी समय पूर्ण हो जाती है जब कलाकार के मन में पूर्ण बिंब स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता है। अर्थात बिंब जितने स्पष्ट होंगे हमारी कला को पूर्णता मिलेगी। कला कलाकार के मन की अभिव्यक्ति है और कल्पना अंतर्मन की प्रक्रिया है और यह कल्पना रूपी अभिव्यंजना है। इस प्रकार उन्होंने सहजानुभूति जो हमें बताई वो सहज ज्ञान से संबंधित है और सहज ज्ञान जो है वो हमारे मानस पटल पर अंकित विचारों की अभिव्यक्ति है। यानी कि सहजानुभूति की क्रिया उस अंश तक सहजानुभूति होती है जिस अंश तक वह उसे अभिव्यक्त करती है। ये तो था हमारे कांट का अभिव्यंजनावादी सिद्धांत, जिसको उन्होंने सहजानुभूति के आधार पर और मानस व्यापार के आधार पर उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर, प्रातिभ ज्ञान और प्रज्ञात्मक आधार पर, आर्थिक और नैतिक आधार पर और वीक्षा और अनवीक्षा यानी वीक्षा मूलक ज्ञान, स्वयं प्रकाश हमारे अंदर की जो भाव है उनसे उत्पन्न, और अनवीक्षा मूलक ज्ञान जो कि सार्वत्रिक ज्ञान है। इस प्रकार उन्होंने इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे, जिसमें क्रोचे ने बताया कि कला क्या नहीं है, कला के कुछ निषेध हैं और उनके जो सौंदर्य संबंधी विचार हैं उनका अध्ययन हम आगामी लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आशा है आपको ये समझ में आया होगा।